क्योंकि कोरोना का समय हमने अपने सामने देखा। वो कोरोना का समय जिसमें सड़कें बंद थी, सन्नाटा था, यातायात बंद था, बसें नहीं चल पा रही थी, जहाज बंद थे, दुकानें बंद थी, पूरा देश थम सा गया था। उस समय अगर कोरोना वॉरियर की संज्ञा किसी को दी गई तो हमारे डॉक्टर्स को दी गई, कर्मचारियों को दी गई, और खास तौर से हमारे उन साथियों को जो उस कोरोना के समय पर पूरे नगरों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में घूम घूमकर हमारा कूड़ा साफ कर रहे थे। वो ऐसे सफाई कर्मचारी भाई जिनको कोरोना वॉरियर बोला गया, लेकिन उस कोरोना वॉरियर को बोलने के नाम पर जो 3 कैटेगरी आती है, मैं उन सफाई कर्मचारियों के लिए इसमें सबसे पहले बजट में आपसे पूछना और कहना चाहता हूं और आपको सुझाव मान्यवर देना चाहता हूं। जब सफाई कर्मचारियों की बात आती है तो मन और ध्यान में जो आपने भी अपने भाषण में सफाई कर्मचारियों की तारीफ की, उनके बारे में जानकारी रखी और आपने कहा कि उनका वेतन बढ़ाने का काम करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं, सफाई कर्मचारियों एक वर्ग नियमित है जिनको परमानेंट कहते हैं, दूसरा वर्ग संविदा वाला है और तीसरा वर्ग आपके आउटसोर्सिंग वाला है। आउटसोर्सिंग पर वो लोग हैं जो किसी को ठेका दिया जाता है और ठेके के पैसे काट कर ठेकेदार आउटसोर्सिंग के कर्मचारी को देता है। मंत्री जी ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि इतना बजट मुझे मिला। मान्यवर, हम भी खुश हैं कि बजट बहुत मिला, लेकिन इससे पहले बजट के बारे में आपने नहीं बताया। इससे पहला जो बजट था, उस बजट के बारे में अगर लोगों को, सदन को और प्रदेश की जनता को बता दिए होते तो बहुत बेहतर रहता कि वो बजट कितना था और उस बजट में से आपने खर्च कितना किया। 39% कुल खर्च कर पाए और आने वाले समय पर हमें आस नहीं है कि आपको इतना बजट मिलेगा। हम और आप सही रहें, अगले बजट में इसकी जानकारी मान्यवर जरूर देंगे। मैं एक चीज सबसे पहले जिनके लिए बोलना चाहता हूं इस कटौती बजट पर, क्योंकि कोरोना का समय हमने अपने सामने देखा। वो कोरोना का समय जिसमें सड़कें बंद थी, सन्नाटा था, यातायात बंद था, बसें नहीं चल पा रही थी, जहाज बंद थे, दुकानें बंद थी, पूरा देश थम सा गया था। उस समय अगर कोरोना वॉरियर की संज्ञा किसी को दी गई तो हमारे डॉक्टर्स को दी गई, कर्मचारियों को दी गई, और खास तौर से हमारे उन साथियों को जो उस कोरोना के समय पर पूरे नगरों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में घूम घूमकर हमारा कूड़ा साफ कर रहे थे। वो ऐसे सफाई कर्मचारी भाई जिनको कोरोना वॉरियर बोला गया, लेकिन उस कोरोना वॉरियर को बोलने के नाम पर जो 3 कैटेगरी आती है, मैं उन सफाई कर्मचारियों के लिए इसमें सबसे पहले बजट में आपसे पूछना और कहना चाहता हूं और आपको सुझाव मान्यवर देना चाहता हूं। जब सफाई कर्मचारियों की बात आती है तो मन और ध्यान में जो आपने भी अपने भाषण में सफाई कर्मचारियों की तारीफ की, उनके बारे में जानकारी रखी और आपने कहा कि उनका वेतन बढ़ाने का काम करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं, सफाई कर्मचारियों एक वर्ग नियमित है जिनको परमानेंट कहते हैं, दूसरा वर्ग संविदा वाला है और तीसरा वर्ग आपके आउटसोर्सिंग वाला है। आउटसोर्सिंग पर वो लोग हैं जो किसी को ठेका दिया जाता है और ठेके के पैसे काट कर ठेकेदार आउटसोर्सिंग के कर्मचारी को देता है। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, आपने जिक्र किया इलाहाबाद के कुंभ का, वो दृश्य अभी तक हम सब लोगों के ध्यान में होगा। वो ऐसा दृश्य था जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी सफाई कर्मचारियों को बुलाए थे और उनके चरण स्पर्श करके 3 तरफ कैमरे लगे थे। वो ऐसे कैमरे जो सजीव वितरण, जो आपके लाइव प्रसारण लोगों तक पहुंचा रहे थे, और जैसे ही सफाई कर्मचारियों के पैर धुए और पैर धोकर वो सीधे बेचारे वापस उसी जगह पहुंच गए। हम तो तब जानते माननीय मंत्री जी, डबल इंजन की सरकार थी आपकी। पैर धोते धोते प्रधानमंत्री जी आदेश करते कि जितने सफाई कर्मचारी हैं
मैं जितने भी सुविधा वाले हैं मैं सबको नियमित करता हूं, परमानेंट करता हूं, तो उन सफाई कर्मचारियों को कोई फायदा होता। अगर कुछ उतना भी नहीं करना था तो कम से कम बैकलॉग की भर्तियां निकालकर जो वहां पर भर्तियां हैं उनको भरने का काम कर देते। और अगर इससे भी ये भी काम नहीं कर सकते थे आप, तो कम से कम इतना कर दिया होता कि जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनके खाते में सीधे पैसा भेजने का काम कर देते। इस महंगाई के दौर में मान लिया 2000 3000 उस गरीब व्यक्ति को जो दिन और रात काम करता है, जिसको कोरोना वायरस की संज्ञा दी हमने और आपने, माननीय मंत्री जी, उनके खाते में कुछ ज्यादा पैसे पहुंच जाते। और अगर कुछ भी ना करते आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो कम से कम इतना कर जाते, 500 रुपए की सैलरी तो उनकी बढ़ा जाती, लेकिन नहीं कर पाए। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, मेरी तरफ से सुझाव भी है कि आप इस पर जरूर ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे सफाई कर्मचारी, बड़े बड़े शहर हैं, आपने जिक्र कर दिया इलाहाबाद, आपने जिक्र कर दिया बनारस, आपने जिक्र कर दिया वृंदावन और मथुरा का, आपने जिक्र कर दिया आपके गोरखपुर का, लेकिन शहर यहां पर आकर नहीं रुकते। 17 नगर निगम हैं, सहारनपुर से शुरुआत करिए। आपने लखनऊ की स्वच्छ हवा की बात की, लेकिन मान्यवर मेरठ की स्वच्छ हवा की आपने बात नहीं की, क्योंकि करते तो वो झूठ कह रहा थी, क्योंकि वहां वातावरण प्रदूषित है। मुझे उम्मीद है कि ये सरकार जब भी बजट लाएगी, चाहे अनुपूरक बजट लाए बाद में, सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था जरूर करेगी। मान्यवर, इसके साथ साथ अभी एक बात बहुत अच्छी कही गई, कान्हा गौशाला की। हम सब जानते हैं नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम, और मैंने विदेश घूमने की बात इसीलिए की, किसी शहर में चले जाइए और अगर और ज्यादा दर्शन करने हैं तो जिस मेरठ की क्रांति के शहर से मैं आता हूं, वहां पर आकर देखिए, अगर आपको सड़कों पर आवारा छुट्टे जानवर घूमते ना मिल जाएं। और अगर कान्हा गौशाला की आपने बात की, 17 नगर निगम लगभग आपके इस समय जिनका आकार बढ़ गया है, ग्रामीण अंचल को उसके आपने सुनियोजित कर लिया है, उसका आकार बढ़ गया है। ऐसे में जो आपका बजट है 170 करोड़ का कान्हा गौशालाओं के लिए, यह बजट ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। पहले 30 रुपए में कोई पूर्ति नहीं होती, लेकिन वो 30 रुपए भी अभी तक जांच करवा लिया माननीय मंत्री जी, वो 30 रुपए भी किसी कान्हा गौशाला में, मैं अपने जगह की सर्दने की बात करता हूं, दोराले की बात करता हूं, लावड़ की बात करता हूं, फलावदे की बात करता हूं, और मेरठ शहर इस समय 25 से 30 लाख की आबादी का शहर है। आप पता कर लीजिए, जो पुराना पैसा भी अभी तक नहीं पहुंचा। हम चाहते हैं कि इसमें कटौती के प्रस्ताव में कान्हा गौशालाओं के लिए आने वाले समय पर आप जरूर व्यवस्था करेंगे। एक बात और कहूंगा, सरकारी जमीनों के रखरखाव को यह सरकार हमेशा बुलडोजर की बात करती, हमेशा तोड़ने फोड़ने की बात करती। अब यह नहीं पता कौन किसको ठोक दे, या इधर वाला पक्ष ठोक दे या उधर वाला ठोक दे, यह आप रोजाना देखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अभी तक कितनी जमीनें चिन्हित की हैं आपने? नगर निगम की, कितनी नगर पालिकाओं की, कितनी नगर पंचायतों की, जिन सरकारी कब्जों पर, सरकारी जगहों पर, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हैं। मैं माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जांच करवा लीजिए, आपको पता लग जाएगा कितने अरबों की खरबों की जमीनें भू माफिया दबाए बैठे। इसलिए आपसे निवेदन है, जरूर इसके बारे में विचार करेंगे। सड़कों के निर्माण की बात हुई, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 500 करोड़ रुपए हमें पहली बार मिले। जितने भी शहरों में घूम लीजिए और जितनी भी जगहों पर घूम लीजिए, आपके पास पता नहीं कितनी एप्लीकेशनें आती होंगी कि हमारी मलिन बस्ती में सड़क ठीक नहीं है, सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। मेरा निवेदन है कि जो आपको बजट मिला है पहली बार, ये सराहनीय है, लेकिन इसमें अभी आपको और बजट की जरूरत पड़ेगी। मैं भ्रष्टाचार की बात करूंगा। मैंने आपसे माननीय मंत्री जी, मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं, मैंने भ्रष्टाचार की बात की थी। अभी पता कर लीजिए मेरठ में भ्रष्टाचार के नाम पर खेल क्या चल रहा है। हमारे अधिकारी यहां पर बैठे होंगे, एक नगर निगम का ठेकेदार जिसका सालों से पैसा नहीं मिला था कमीशन ना देने की वजह से, उस ठेकेदार ने कल 28 तारीख को फांसी लगा ली, फांसी, और फांसी लगाकर बेचारा वो ठेकेदार अपनी जान दे गया, मौत के आगोश में चला गया। वहां के ईओ हो, किसी नगर पंचायत के ईओ हो, चाहे आपके किसी शहर के नगर आयुक्त हो, आप पता कर लीजिए मान्यवर किस तरह की वसूली चल रही है।
कामों के नाम पर जब आपको पैसा देने की बात आती है तो 40% तक कमीशन मांगा जाता है। जितने विधायकगण बैठे होंगे, सबकी नगर पंचायतें हैं, सब लोग नगर निगम से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इस बात को आप जांच करवा लीजिए। जांच करवाकर आपको दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आएगा। और कितना उत्पीड़न है हमारे मेरठ नगर निगम में। 2 लोगों ने मान्यवर फांसी खाई है, उनका परिवार बिलख रहा है, परेशानी में है, दिक्कत में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस चीज को जरूर दिखवा लें। इसके अलावा नगर निगमों में कर्मचारी हैं, ड्राफ्टमैन हैं, कनिष्ठ लिपिक हैं, आपके चपरासी हैं, अमीन हैं, इंजीनियर हैं, जई हैं, सारे जितने पद हैं, जब आप बात करते हैं नौकरी देने की, रोजगार देने की, तो मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं विपक्ष का होने के नाते कि आपने बजट में एक बार भी उसका जिक्र नहीं किया कि अगर जिक्र किया होता कि जितनी हमारी बैकलॉग की बढ़ती है, जितने हमारे रिक्त पद हैं, हम सारी की सारी रिक्तियों पर पुनः आपके भर्तियां निकालकर सारे नगर निगमों को, नगर पंचायतों को सबको फुल कर देंगे। मैं अकेले मेरठ का अगर जिक्र करूं, 25 से 30 लाख की आबादी का शहर है और 2200 आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं। नियमित कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। इस समय पर लगभग 7,000 लोगों की वहां पर जरूरत है माननीय मंत्री जी। और अगर इसी तरह कानपुर में चले जाएं तो बड़ा शहर है, आप चले जाइए आगरा में, बड़ा शहर है, लखनऊ आ जाइए, बड़ा शहर है, बनारस चले जाइए, क्योंकि फैलाव बढ़ रहा है, बड़ा शहर है। हमें उम्मीद है कि आप उसमें जरूर आने वाले समय पर इस चीज को जरूर रखेंगे। टैक्स नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में, नगर निगमों में टैक्स के नाम पर पानी आता नहीं, वाटर टैक्स, बेचारे के किसी के नाम पर कितना हाउस टैक्स लगा दिया, किसी के नाम पर कितना हाउस टैक्स लगा दिया, इसमें तमाम भ्रष्टाचार है। हमें उम्मीद है अगर जब आप इतने बड़े डिपार्टमेंट को माननीय मंत्री जी देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके बारे में जरूर संज्ञान लेंगे कि इस पर किस तरह की चीजें चल रही है। अभी पर्यावरण संरक्षण की बात की माननीय मंत्री जी ने, लखनऊ की हवा की बात की, कहा कि यूपी में नहीं देश में फर्स्ट नंबर का है। एक कोई लैब के लिए पैसा क्या आपने दिया? किसी एक लैब के लिए अगर पैसा दिया हो कि इस लैब में जांच पड़ताल हम कराकर इस चीज को सुधारने का काम करेंगे कि ठीक हो जाएगी हवा। मैं तो प्रस्ताव रखता हूं कि माननीय मंत्री जी शहर बढ़ते जा रहे हैं, आप छोटे छोटे नगर पालिकाओं की, नगर पालिका और नगर निगमों से आप छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक बनवा दीजिए, जिससे गरीब लोग, क्योंकि अस्पताल वही के वही है, वहां पे फैसिलिटी नहीं मिलती। अगर माननीय मंत्री जी ऐसा हो जाए तो प्रदेश की जनता को बहुत लाभ मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इसके बारे में जरूर सोचेंगे। अभी आपने परिवहन विभाग की बात की, नगरीय परिवहन, बसें दे रहे हैं आप लो फ्लोर, सीएनजी कुछ बसें दे रहे हैं। आप किसी शहर में जो पुरानी बसें चल रही, आप पुरानी बसों की हालत देखिए। आपने कुछ बसें दी हैं जो मैंने पहले कहा ये बहुत कम है, उन बसों को आप उनकी हालत देखेंगे तो आपको लगेगा कितनी भयंकर हालत में बड़े शहरों में। आप स्मार्ट सिटी की बात करते थे, स्मार्ट सिटी में आपने एमओयू 35 लाख करोड़ के साइन करने की बात की है। अगर एक एमओयू बड़ा ऐसा भी साइन हो जाता जिसमें लो फ्लोर बसों की संख्या बढ़ जाती तो काफी अच्छा होता। अभी पार्कों का जिक्र किया, मान्यवर पार्कों का जिक्र जब चल रहा था, जो प्राधिकरण से कॉलोनियां नगर निगमों को मिलती हैं, प्राधिकरण के पार्क की हालत देखिए और उसके बाद नगर निगम के जो पार्क हैं वहां पर गंदगी का आलम देखिए, कितनी गंदगी और कैसी व्यवस्था है। मान्यवर आपने कहा कि हमने लगातार 75 दिन तक या 75 घंटे तक सफाई अभियान चलाया। मैं ये जानता हूं ये एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि लोग करते हैं कूड़ा सड़क पे डालते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी से हम भाग नहीं सकते कि वहां पर किस तरह की व्यवस्था है। फिर आइए मलिन बस्तियों पर, मलिन बस्तियों की हालत आपने सारी चीजें पढ़ी, लेकिन किसी नगर निगम में जाकर देखिए बजट आता है भारी भरकम। जैसे किसी बड़े नगर निगम में बजट आता है, जब अखबारों में सुर्खियां बनती है कि 600 करोड़ का बजट, 800 करोड़ का बजट, और कहते हैं कि प्रत्येक पार्षद को बराबर हिस्से में बांट दिया जाए। लेकिन मान्यवर मैं इस कटौती प्रस्ताव में आपसे आग्रह करता हूं कि जो मलिन बस्तियां हैं, जहां दिक्कत में लोग रह रहे हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा बजट की व्यवस्था की जाए, जिससे उन मलिन बस्तियों में, गरीबों में, शोषितों में, वंचितों में, कमजोर लोगों में बेहतर सुविधाएं मिल सके। जब बात आती है सबके साथ सबके विकास की, सबके विश्वास की, तब हम मान्यवर आपसे अपेक्षा करेंगे
कि ऐसी मलिन बस्तियों का संज्ञान लेकर आप सोचिए और उसके बारे में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस समय पर जरूर इन मलिन बस्तियों के बारे में जरूर देखा जाएगा। थोड़ा जल्दी कर लीजिए, एक थोड़ा सा जल्दी नहीं, अभी कर देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। सेक्रेटरी ने 20 मिनट के लिए कहा है माननीय मंत्री जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिंगल 15 मिनट हो चुके हैं आपके। मैं तो कटौती प्रस्ताव पढ़ रहा हूं, जल्दी कर दीजिए। मुझे 2-3 मिनट का और समय दीजिए। अभी सिंगल यूज प्लास्टिक की बात हो रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक में जब माननीय मंत्री जी छापा डाला जाता है तो गरीब के घर पर छापा डाला जाता है, पन्नियां छीन के ले जाई जाती, लेकिन जहां पर इनका निर्माण हो रहा है, जो बड़े संख्या में लोग सिंगल प्लास्टिक यूज को जब फैक्ट्रियां लगाकर निकाल रहे हैं, जो कूड़ा वेस्टेज में क्या नाम एक इकट्ठा हो जाती है, तो वो गलती नहीं है, उसके लिए आपने कोई योजना नहीं बनाई इसमें। अभी हमारा मेरठ शहर है जिसके आसपास चाहे काली नदी हो, चाहे हिंडन नदी हो, चाहे यमुना नदी हो, उनमें डलने वाला पानी, कहते हैं नमामि गंगे, इतनी बड़ी योजना, अगर आप किसी नदी को साफ इतने नहीं कर सकते जितने, जब तक उसमें ढलने वाले गंदे पानी को साफ नहीं करेंगे। एसटीपी प्लांट के नाम पर फैक्ट्रियां क्या कर रही हैं? मेरे अकेले मेरे शहर से अब्बू नाला फर्स्ट, अब्बू नाला सेकंड, आपके दिल्ली रोड का नाला जाकर काली नदी में डलता है। एसटीपी प्लांट की बात पिछले 10 साल से सुनते में आए, बजट उसका कर दिया लेकिन नहीं लग पाया एसटीपी प्लांट। मुझे उम्मीद है मान्यवर एसटीपी प्लांटों को आप संचालन सुचारू रूप से करेंगे, जिससे पूरे प्रदेश के लोगों को, जो भूगर्भ हमारा दूषित हो गया, जिससे हमारा जल प्रदूषित हो गया, जिससे कैंसर होता है, जिससे कर्क रोग होता है, जिससे चर्म रोग होता है, जिससे काला पीलिया होता है और हमारे बच्चों की स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, मुझे पूरी उम्मीद है मान्यवर कि आप उस बारे में संज्ञान लेकर कि ये गंदा पानी निकलता है, सिर्फ ये सिर्फ भूगर्भ को दूषित नहीं करता, ये एयर पोल्यूशन भी फैलाता है, ऐसा एयर पोल्यूशन जिससे तमाम रोग जनित रोग निकलते हैं। मान्यवर अपनी बात को खत्म करने से पहले बिल्कुल जल्दी समराइज कर लीजिए। एक बात कहना चाहूंगा, एक अध्यादेश आया था 92 में, 74वां संविधान संशोधन, यह ऐसा संशोधन था जो नगर निगमों को ताकत देता है, लेकिन इसको किसी ने नहीं माना। हम उम्मीद करते हैं डबल इंजन की सरकार इस संशोधन को मानिए, अगर इस संशोधन को आप मान लेंगे तो निश्चित रूप से नगर निगमों को ताकत मिल जाएगी, वो ऐसी ताकत होगी जिससे आम लोगों को फायदा होगा, आम जनों को फायदा होगा। और 18 अधिकार दिए गए तो संशोधन में हमें पूरी उम्मीद है जब माननीय मंत्री जी अभी पढ़ेंगे तो जरूर इस बारे में जरूर बोलेंगे कि इसके बारे में अपनी बात रखें, बताएं जरूर। एक डूडा और एक सूडा विभाग, वो डूडा और सूडा जल्दी बता दीजिए। वो डूडा और सूडा ऐसा है, जितने मान्य विधायक यहां पर मौजूद होंगे, एक एक व्यक्ति होगा वो डूडा और सूडा के बारे में जानते होंगे। इतना करप्शन, इतना भ्रष्टाचार अगर ठीक ढंग से जांच हो जाए, सीबीआई जांच हो जाए, तो अधिकतर अधिकारी उसके जेल की सलाखों के पीछे होंगे। हमें उम्मीद है कि ऐसे लोगों की जांच कराकर माननीय मंत्री जी उनकी जेल की सलाखों के पीछे तो भेजेंगे, बुलडोजर का इस्तेमाल भी उनके लिए आप जरूर करेंगे। अपने लास्ट बात खत्म करते हुए माननीय मंत्री जी ने थूकने की बात की थी। मैं जानता हूं कि थूकना गलत, अपशिष्ट फैलाना गलत, ये गलत चीज है। माननीय सदस्य 20 मिनट हो चुके हैं, करते हुए खत्म कर 20 मिनट हो गए हैं। मैं थूकने के लिए बात कह रहा था, मैं आपकी सराहना करता हूं, मैं आपकी सराहना कर रहा हूं, आपने जो बात की थूकने वाली, लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गुटखा राजस्व देता है, खैनी राजस्व देती है। हम तो मांग करेंगे कि गुटखा खैनी सुरती पर फकात प्रतिबंध लगाए, जिससे थूकने की नौबत ही ना आए। अभी एक शेर सुनाकर अपनी बात को खत्म करूंगा और माननीय मंत्री जी से माननीय मंत्री जी से उम्मीद है कि मेरी बातों को अन्यथा ना लेकर एक सुझाव के रूप में माननीय मंत्री जी लेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि आपकी कोशिश को हम लोग देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इन पर जरूर ध्यान देंगे। हमें तो आखिर यह देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक, हमें तो यह देखना है, हमें तो आखिर यह देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक, तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहता, ये जो समय है आपका भी नहीं रहेगा, हमारा भी नहीं रहेगा। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहता, रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक।
मैं माननीय मंत्री जी और मान्यवर आपका माननीय धन्यवाद असीम करूंगा। अरुण जी। इस कटौती प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करते हुए माननीय मंत्री जी को ये सुझाव आज मेरी तरफ से आप जरूर मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भगत सिंह। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।